नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने राज्यसभा के ऊपर पूरा बना लिया था वीडियोस। ठीक है, आज उसके हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे कि राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या क्या है। पहले नंबर का एमसीक्यू है, तो देखिए इसका सही विकल्प 250 हो जाएगा। वर्तमान में यदि आप बात करेंगे तो आपको पता ही है कितनी है, 245 है। ठीक है ना, तो वर्तमान की बात छोड़िए, लेकिन राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है, वो 250 है, मतलब 250 है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा की जो निश्चित अधिकतम संख्या है वो 250 है। इसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के 238 से अनधिक सदस्य हैं। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत 12 सदस्य यहाँ पर होते हैं। वर्तमान में 245 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और जिसमें कि 225 सदस्य है जो कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, 8 संघीय क्षेत्रों द्वारा, मतलब जिसमें 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 2 में। बहुत ध्यान से रखिएगा कि जो वर्तमान में है वो 245 है और कितने हो सकते हैं वो है 250। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आता है। देखिए, राज्यसभा के अंदर के बारे में बात हो रही है कि राज्यसभा में होते हैं क्या क्या होते हैं और कितने सदस्य होते हैं इनके बारे में। 280 सदस्य, जिसमें कि 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, दूसरा बोला गया है आपसे कि 275 सदस्य, जिसमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा है कि 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और चौथा है कि 252 सदस्य, जिसमें कि 12 जो सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया 250 सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो कौन कौन से सदस्य होते हैं और किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 80 का 1। उसमें होता है क्या है कि 80 के 1 में क्या है कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 238 से अधिक जो प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति 12 लोगों को क्या करते हैं, सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो वो आधार होता है सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी कौन सा होगा? उनके राजस्व के अनुपात में, माफ़ कीजिएगा, राजस्व के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या दिमाग में था लेकिन मैंने राजस्व टिक कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में। अब 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के बारे में है। 5वीं अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पे प्रशासन का विवरण है। 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में है। 7वीं अनुसूची में क्या है, वो शक्तियों का विभाजन है। 8वीं में भाषा है। तो ऐसे बढ़ती जाएंगी सारी सूचियाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न है कि कथन पे विचार करना है। सबसे पहले संघ मतलब केंद्र, राज्य क्षेत्रों पे संघ मतलब जो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें का विचार करना, क्या नहीं होता? ये बात तो बिल्कुल गलत है, होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र में आता है, बिल्कुल साफ गलत है। ठीक है ना, इसके बारे में देखिए, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा तथा राज्यसभा होती है। भारत के संविधान के अनुसार संसद की लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी तो होता है। तो इसमें से क्या कोई सही है? तो इसमें दे रहे हैं कोई भी सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, सीधी सी बात है। देखिए क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1, जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। निर्वाचित संबंधित झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होंगे। यही बात थी ना, उसमें कहा गया था कि सिर्फ लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, लेकिन राष्ट्रपति भी होगा। ये मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही था, मतलब इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में एक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बिल्कुल सही है, बस ऐसे ही चुने जाते हैं। राज्य की विधान परिषद का कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। राज्य की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, गलत। नगरपालिका, यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80
मोटा मोटा 80 याद रखिए, 80 का 4, 80 का गा, ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल क्या है, मोटा मोटा 80 है। इस 80 आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो राज्य की विधानसभा से मतलब निर्वाचित सदस्य होंगे और इनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो बस इसी से इसको चुना जाता है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ब्लर हो गया है रोशनी की वजह से, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सी जो बात है वो सही है, ठीक है, यह भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सच बात है। राज्यसभा कभी भंगी नहीं होती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बस यहाँ पे गच्चा खा गए, ये गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, ये भी बात सही है। राज्यसभा 25 वर्ष की आयु के नहीं होंगे, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। देखिए ये बात तो बिल्कुल, वैसे तो राज्यसभा के अंदर जो टाइम पीरियड है वो है 30 वर्ष का और लोकसभा के अंदर है 25 वर्ष का, ठीक है, तो 30 वर्ष होना चाहिए, हालांकि यहाँ पर तो 25 लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए 1 और 3 कहाँ मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन में मिल रहा है 1, 3। राज्यसभा एक क्या है, स्थायी है, ये कभी भंग नहीं होती, सबसे पहली बात, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, हर 6 वर्ष का होता है, हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 जो सदस्य इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इनके सदस्यों की जो आयु कम से कम क्या है, 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आते हैं 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, इसमें कहा गया नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 तथा दूसरे को कारण आर बोला गया है, ठीक है। अब भाई अभिकथन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सच बात है। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्यों नहीं होता, कारण दिया गया है कि उसकी यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति हो ही जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन स्टेटमेंट तो सही है, तो क्या देखिए क्या कारण है वो अभिकथन का मतलब इसको एक्सप्लेन कर पा रहा, तो बिल्कुल सही व्याख्या है। क्योंकि भाई 1/3 जो सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त रिटायर हो रहे हैं, तो इस वजह से राज्यसभा क्या होती है, विघटित नहीं होती है, ठीक है ना। लोकसभा के अंदर ऐसा प्रावधान ही नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष, इस बात को समझिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। लेकिन 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो राज्यसभा के पूरे सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो राज्यसभा के जो लोग हैं उनको 2 वर्ष के बाद 1/3 लोगों को क्या करते हैं, रिटायर कर देते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 9 पे, हालांकि ये पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है, तो बस वही है, 1/3 जो सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में अवकाश प्राप्त कर ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष के लिए, समझिएगा। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे 6 वर्ष के। अब आपके मन में आएगा जब 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो ये 2 वर्ष के बाद में 1/2 लोगों को, 1/3 लोगों को रिटायरमेंट करने का क्या प्रोसेस है। देखिए मान लीजिए ए, मैं आपको बहुत एक ही लाइन में समझा दूँ, A B C D और E और F, ये हैं F तक का लोग हैं राज्यसभा के सदस्य, ठीक है ना। अब 2 वर्ष जैसे आएगा तो हो सकता है इनका नंबर आ जाए रिटायरमेंट का। तो अब ये जो व्यक्ति है वो मान लीजिए उसने 2010 में सभी बने, ऐसे समझिएगा, तो 2016 इनकी होगी आखिरी डेट रिटायरमेंट की, तो ये तो होगा 2012 में ही रिटायरमेंट, लेकिन इनको क्या हो गया, 4 साल मिल गया मौका, क्योंकि अब तो 2 साल बाद नंबर आएगा। तो ये जो 2 साल बाद COD का नंबर आएगा तो अब ये रिटायरमेंट होंगे, तो इनको हो गया टाइम पीरियड 4 साल। लेकिन EF को तो 6 साल पूरे मिल जाएंगे ना, तो इनका जब रिटायरमेंट का नंबर आएगा तो ये कहेंगे कि मैंने 6 साल अपना टाइम पीरियड राज्यसभा के अंदर निकाला है। तो बस ये हो गया 6 वर्ष, ये 2 वर्ष, ये 4 वर्ष। तो आप इससे समझ सकते हैं ना कि मैक्सिमम 6 वर्ष है, नहीं तो हर 2 वर्ष बाद 1/3 लोग तो जाने ही जाने, ठीक है ना।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्यसभा का स्थायी सदस्य किसको कहते हैं? राज्यसभा का स्थायी सदस्य किसको बोलते हैं? ये विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको स्थायी सदस्य बोलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, वो कितना है? तो देखिए संविधान के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये आपका समाप्त होने का विषय नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों नहीं भंग होता उसका रीज़न भी दे दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी लोगों को जब रिटायर कर रहे हैं हर 2 वर्ष बाद 1/3 लोगों को, तो कहाँ से भंग करने का कोई सवाल ही नहीं होता। और एक तो सबसे पहले बात ये उच्च सदन है, तो इसकी वजह से और भी कॉन्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि उच्च सदन विधान परिषद है, इसलिए वो भी भंग नहीं होती। ठीक है ना। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए भंग करने का अधिकार तो किसी को प्राप्त ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, भंग हो ही नहीं सकती राज्यसभा कभी। लोकसभा भंग होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, देखिए राज्यसभा से संबंधित निम्न के कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? समझिएगा कौन सा एक कथन। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। यहीं से पहला वाला कथन तो यहीं से सही हो गया। दूसरे वाले कथन को यदि पढ़ें तो उनके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा आते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया साफ साफ। ठीक है ना। तो इसको तो आप बिल्कुल गलत ही कर दो। ठीक है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्य को अपना सभापति चुनती, बिल्कुल गलत है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। जहाँ तक देखिए ए सही है। राज्यसभा देखिए एक स्थायी सदस्य, मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो विघटन होता ही नहीं है। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अभी मैंने बता दिया 6 वर्ष का कार्यकाल कैसे होता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो। ठीक है। देखिए राज्यसभा कैसे भंग होती है? होती ही नहीं है। पहली बात, भंग का तो नाम ही छोड़ दीजिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये होती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने बाबा उलझाने वाले क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन देखते ही आप टिक लगाएंगे 12। देखिए किस में है, 80 के काम है और 80 के 3 में। देखिए ये जो आर्टिकल्स है ना, जो इनर डेप्थ आर्टिकल्स इनको बोलते हैं। इनर डेप्थ आर्टिकल्स आपसे यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। अदर एग्जाम्स में इनर डेप्थ नहीं अभी तक पूछे गए हैं, लेकिन ये आपको स्टेटमेंट के थ्रू भले पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जिसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र के लिए विशेष ज्ञान का अनुभव होता है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर है, रेखा है, और भी बहुत से लोग हैं जो कि राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, किसको करेगा? राज्यसभा में 10 लोग, गलत हो गया। 2 लोग, गलत हो गया। जहाँ पे आपको 12 दिखेगा वही सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 15 भी नहीं है, 12 ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि भाई राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनना है। तो अब देखिए कूट के सही उत्तर चुनना। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि कम से कम इसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम। तो देखिए बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लोगों की उम्र तो 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 25 वर्ष लोकसभा के लोगों की है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारक नहीं होना चाहिए, ये सही है। तो 1 और 3 बिल्कुल यहाँ पे इनका सही है। तो 1 और 3 आपका हो गया बी ऑप्शन। देखिए राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक, यथा संशोधन के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले ये आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम किस राज्य की मतदाता सूची में है वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 में संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें यह परिवर्तन कर दिया गया है कि अब उसी राज्य से मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो 2003 से ये प्रावधान किए गए, इसको बात को भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए अपेक्षित उम्र कितनी? 30 वर्ष है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। और ये भी 2003 में
2003 से पहले ये था कि राज्यसभा का चुनाव जो लड़ेगा वो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, लेकिन 2003 के बाद जो संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत ये कहा गया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप राज्यसभा का तो चुने ही चुने, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 21 की तरफ। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो वो कौन थी? वो थी आपकी नरगिस दत्त। वही दत्त है संजय दत्त की माँ, सबसे पहले अभिनेत्री थी तो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी। देखिए, भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था वो थी नरगिस दत्त था। इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 3 अप्रैल 1980 से लेकर 3 मई 1981 तक। जयललिता जयराम जो थी ये साउथ की एक्टर थी, ठीक है, AIDMK पार्टी की थी, वो राज्यसभा सदस्य थी जो 3 अप्रैल 1984 से लेकर 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रहीं। वैजयंतीमाला बाली जो थी वो 27 अगस्त 1993 से लेकर 26 अगस्त 1993 तक राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों में थी। देविका रानी चौधरी जो थी वर्ष 1969 के लिए थी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित हुई थी, प्राप्त करने वाली वो अभिनेत्री थी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग अब 22 की तरफ। 22 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में नहीं है? तो सही नहीं बताना है इसमें। प्रश्न इसका पहला है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, ये पूछा इन्होंने, सही नहीं है। तो सही है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, ये बात सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और डी वाले में है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, मेंस में पूछा गया 2011 में। संविधान का अनुच्छेद 249 के अनुसार कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। जो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, ना कि केवल राज्यसभा बनाती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 23 पे। देखिए, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्यसभा के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प है। अब इसके लिए क्या संकल्प है इसको समझिएगा। सबसे पहले है, देखिए, लोकसभा द्वारा उसकी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। देखिए, विधि प्राप्त करके इसके लिए संकल्प है, तो देखिए ये तो सही नहीं है। लोकसभा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। अब प्रश्न है कि राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के विषय पे भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प है। अब मुझे डी वाला देखिए लिख रहा है कि राज्यसभा द्वारा उसके उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर आते हैं 24 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति देता है? तो आर्टिकल नंबर 249, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये तो देता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न के कथनों पर विचार करना है। राज्य सूची में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने के लिए कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा है, राज्य जो सभा है वो अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। और तीसरा यहाँ पर आपके सामने है कि राज्यसभा में वार्षिक जो वित्तीय विवरण वो पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो देखिए, पहला और दूसरा इसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं। देखिए, बी सही है। आर्टिकल नंबर 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ से ये बात भी ध्यान रखिएगा, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा में 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा में लौटा दिया जाता है। परंतु
लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने पर स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के 113 के उप आर्टिकल 2 के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार की प्रतियां एवं का विवरण होता है जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। प्रश्न नंबर आते हैं 26 पे। देखिए स्टेटमेंट है, उसका जो कारण है वो भी दिया गया है। निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है भाई। कथन है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होगी और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण आ रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? राइट आंसर देखना पड़ेगा। तो देखिए, हालांकि राइट आंसर आप देखेंगे तो राज्यसभा, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्य स्वीकार। ये तो गलत है स्टेटमेंट, तो ये कथन गलत है। कारण देखते हैं, कारण धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, वो हमेशा लोकसभा में ही होता, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर आते हैं 27। देखिए बड़े बड़े प्रश्न हैं और इनके ऑप्शंस भी हैं, तो आप भी पढ़ते चलिए और मैं भी पढ़ता चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 27 है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधित कर सकती है तो तत्पश्चात क्या होगा? समझिएगा। पहला है कि लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसाओं को स्वीकार करे। ठीक है, स्वीकार करे और इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। इसमें पूछा गया सारभूत संशोधन करती है, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, ये बात गलत है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में लौटा सकती है, ये बात भी गलत है। राज्यसभा में धन विधेयक के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। यह एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधित करती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधित करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे, राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे लोकसभा, ठीक है, या स्वीकार करे इसे विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर है। बहुत देखिए बड़ा उलझाव टाइप के डालते हैं लोग, मतलब है ना, डेप्थ आपको पॉलिटी की नॉलेज होनी चाहिए ना, डेप्थ। आपने गौर किया होगा आईएएस या सिविल सर्विसेज के कोई भी एग्जाम में आपको रटन विद्या नहीं आती, ना सीधा आर्टिकल पूछेगा ना आर्टिकल पूछेगा कि ये बताओ आर्टिकल 80 का 1 क्या है, 80 का 4 क्या है, ऐसा कुछ नहीं, सीधा वो। तो वहाँ पे जितने भी प्रश्न आते हैं वो उलझाव टाइप के नहीं होते। मतलब आप ऐसा समझिए कि यूपीएससी या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा आएंगे एक इन अ डेप्थ नॉलेज पे। वो कभी आपसे आर्टिकल सीधा नहीं पूछेगा, आर्टिकल 109 बताओ, कुछ नहीं, सीधा वो आपसे जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 109 के 2 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है राज्यसभा की तुलना में, तो भाई कौन सी शक्ति प्राप्त है? शक्ति प्राप्त है सबसे पहले धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल सच बात है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में बात सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में बिल्कुल बात सही। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तो राज्यसभा ही करती है आर्टिकल 312 में। ठीक है, देखिए आर्टिकल 312 लिखा है, मुझे याद है सारी चीज़ें, लेकिन
कभी कभी मैं देख लेता हूँ आंसर, ताकि बोलने से पहले, ये तो रिकॉर्डिंग है, अगर रिकॉर्ड हो गया एक बार तो कहाँ तक मैं सॉरी बोलता रहूँगा, तो इसलिए पहले मैं देख लेता हूँ। हालांकि मुझे पॉलिटी पूरी अच्छे से तैयार है। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। भैया ये तो संसद को करा गया है, ये इसको थोड़ी ना किया गया, ये तो सीधे गलत है, वो तो संसद को किया गया है। आर्टिकल भी इसके लिए बनाया गया, आर्टिकल 2 और 3, ठीक है। संसद की राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एकाधिकृत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, बी। अभी मैंने बताया ना, आर्टिकल 312 में इसका जिक्र है। किसमें जिक्र है? आर्टिकल 312 में, ठीक है ना। तो ये तो इसका सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, ये काम इनका नहीं है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयोगों की संख्या निर्धारित करना, ये भी काम इनका नहीं, तो ऑप्शन नंबर से बी है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन से ना बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। अनुच्छेद 249 कहता है, राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। पहली बात, ठीक है, बना सकती है। इसी प्रकार राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना, जिसमें कि न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है। प्रश्न नंबर 30 आते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? वो है 249, और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करेगा आर्टिकल 312। इस बारे में ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 31, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, आर्टिकल नंबर 312 में विधि बना सकता है, आर्टिकल नंबर 249 में, ठीक है। देखिए ये जो है ना सीधा आर्टिकल, ये आपके यूपी से जो खूब पीछे जाते खींच के, और वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते, लेकिन सिविल सर्विसेज या यूपीएससी का कोई भी पेपर, उसमें कभी सीधे आपसे आर्टिकल नहीं पूछेगा कि बताइए कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना किस आर्टिकल में, कभी नहीं पूछेगा। स्टेटमेंट बता सकते हैं, 4 स्टेटमेंट, उसी में से आपको ढूंढना है कि कौन सही कौन गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अन्य अधिकार है, और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आती है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर आते 32 में, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, आर्टिकल नंबर 312, और विधि बनाना, आर्टिकल नंबर 249, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 33 पे, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में अधिक है? वही है संविधान में संशोधन करने की, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में? राज्यसभा लोकसभा बराबर है संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन किस में है? आर्टिकल 368 में, ठीक है ना। अब इसको आप एक्सप्लेनेशन को पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आती है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा। भैया प्रधानमंत्री क्यों दे देगा? संसद भंग होगी। संसद क्यों भंग हो जाएगी? वो तो एक आपातकाल के दौरान ही भंग की जाती है, वो भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? ना भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए
यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो जिक्र है वो 75 आर्टिकल 75 की उपधारा उप आर्टिकल 3 के अनुसार कहा गया है कि सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। लोकसभा में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भंग हो जाएगी संसद, लेकिन राज्यसभा का कोई इतना वेटेज नहीं है। प्रश्न नंबर आते हैं 35। निम्न के कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्णित है? तो बस है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बिल्कुल सही वर्णित है, यही डी ऑप्शन सही है। ठीक है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? अब राज्यसभा की सारी सीटें आपको याद होनी चाहिए, तो राज्यसभा की सारी सीटें याद कर लीजिए तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। हालांकि जब ये 1999 में आया होगा तो उस समय जो वहाँ पे सीटें होंगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य थे जो नहीं बने, जैसे उत्तराखंड ये बाद में बना उत्तर प्रदेश से अलग होके, फिर बाद में भी और सारे बने, ठीक है ना, तो उस समय नहीं बने होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 37 आते हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? अब आपको बताएं राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में तो हैं 31। अब कह रहे हैं 31 सीटों के हिसाब से, अब देखिए 2000 में आया था। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, क्योंकि 2000 में आया है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग अलग हुए, तो बस यहाँ पे ये डिस्प्यूट हो जाएगा कि भाई उत्तराखंड अलग हुए तो उसके पास भी कितनी सीटें थी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सारी चीज़ें फेस करनी होती है। जैसे देखिए इसमें इन्होंने लिखा है कि सीटों के प्रकार हैं, आंध्र प्रदेश में 11, पूर्व में 18 थी, पहले मध्य प्रदेश में 16 थी, बाद में 11 हुई, तमिलनाडु में 18 थी, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में पहले थी 34, अब हो गई 31। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि यही डिस्प्यूट होता है, क्योंकि सन 2000 में बना, 2000 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग भी हुआ है, और पहले तो उत्तर प्रदेश में 34 सीटें, तो हम लोगों ने 3 सीटें वहाँ दे दी, तो उत्तराखंड में तो अब हो गई यहाँ उत्तर प्रदेश में 31 सीटें। तो इस वजह से क्या होता है कि दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, इसलिए जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग लगाएंगे 34 और कुछ लोग लगाएंगे 31। अब 2000 में बना है, एग्जैक्टली कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं दी गई है। 2000 का मतलब दिसंबर भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, तो इस वजह से डिस्प्यूट हो जाता है इन क्वेश्चंस पे। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 38। नीचे कुछ राज्य हैं, राज्यसभा में उनके आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, इसमें से कौन सा सुमलिखित नहीं ये बताना है। तो देखिए मध्य प्रदेश के बारे में 16 दिया, यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 31 पर, देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, दिएगा कूट से उत्तर सही उत्तर का चयन भी करना है, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें स्टार दिया गया है, ठीक है ना। गुजरात में देखिए राज्यसभा की 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलिखित नहीं है? तो कौन सा है? आंध्र में 18 यही सुमलिखित नहीं है, ठीक है, बाकी सारे तो सब सही हैं। अब आप इसको पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, बार बार उसी चीज़ को पढ़ने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर आते हैं 42 में, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वो है आपका बी, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में पहले अपन उत्तर प्रदेश जो कंप्लीट था ना 2000 से पहले, वो उत्तराखंड भी था, उत्तराखंड में थी 3 सीटें, उत्तर प्रदेश में 31 थी, तो टोटल 34 थी। लेकिन फिर बाद में पंगा वंगा हो गया, अलग हो गया, तो 4 वहाँ चली गई, 31 यहाँ बची, ठीक है ना। अब देखिए दिए गए राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में, ठीक, संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या वो 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम जो है वो 20 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 44 के ऊपर।
कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करना, राज्यसभा का सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ये तो गलत हो गया, होते भैया। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, तो उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन को वही पॉज करके देख लीजिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है आपका उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा और इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष सदस्य नहीं होगा। ठीक है ना, और अभी हम लोगों ने बात करी कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो बस देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 89 के उप पाठ 1 में अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न नंबर आते हैं 47 पे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बात कर चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? गैर सदस्य का मतलब उसका मेंबर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आई होप सी होगा। देखते हैं जी, राज्यसभा का होता है, पता ही उपराष्ट्रपति होते हैं, इसमें वेंकैया नायडू जी हैं। अब लेकिन वो उसके सदस्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं, बात एक ही है, डरना नहीं है। ठीक है ना। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? बस चेयरमैन क्या है, अध्यक्ष क्या है, बात वही है। हिंदी में बोल दिया तो अध्यक्ष, इंग्लिश में बोल दिया तो चेयरमैन। ठीक है। राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? सभापति राज्यसभा के वही कौन होंगे? देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, अध्यक्ष और चेयरमैन तो एक ही चीज़ हो गया, मतलब उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, इसका मतलब ये वेंकैया नायडू जी होंगे। लेकिन अब बात हो गई सभापति के बारे में। अब देखिए सभापति भारत जी के बारे में यदि देखेंगे तो वेंकैया नायडू जी इस समय हैं। सभापति, अध्यक्ष, चेयरमैन, भाई साहब एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो इसका होंगे इस वर्तमान में देखिए 2010 से पूछा गया, लेकिन अगर वर्तमान की दृष्टि से आप देखेंगे तो है वेंकैया नायडू जी। अब वेंकैया नायडू जी तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो 2010 के हिसाब से कौन रहा होगा? तो 2010 के हिसाब से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही होंगी। ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 52 में, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में। ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद 2 सदनों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। राज्यसभा का जो स्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान में 245 है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि एक जगह लिखा है राज्यसभा के जो टाइम पीरियड है वो होता है 6 वर्ष, लेकिन दूसरी जगह ये लिखा है कि जो इसके सदस्य इनका समय होता है 2 वर्ष का। ठीक है। सर्वप्रथम जो इसका गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और ये पहली जो बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। 53 नंबर में आते, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज जो आपका जो टॉपिक है वो राज्यसभा के सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे संसद के पार्ट 3 पे। पहला हम लोगों का पार्ट जो था वो लोकसभा था, दूसरा पार्ट राज्यसभा था, तीसरा है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया के बारे में। तो इसको जल्दी अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन आंसर्स देखिए, इसके बाद इसको भी अपलोड करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।